Students, yesterday we have studied about the Hershey and Chase experiment, and he proved that DNA is the genetic material. But the question arises now that which is the first genetic material? It is RNA or it was DNA? So biologists concluded that RNA was the first genetic material because all the essential life processes they evolve around the RNA, like splicing, translation, metabolism. ये सारे जो functions होते हैं उसमें सब में RNA ही होता है उसके तो जो इतने सारे functions अगर RNA के आसपास हो रहे हैं ये वो control कर ले, that means it should be a first genetic material, because we all know that RNA is not only considered as a genetic material but also as a catalyst, because in various biochemical reaction in living system we have studied that RNA catalyze lots of reactions instead of enzymes. तो वहाँ पर enzymes नहीं catalyze करते बल्कि ये RNA वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट. तो RNA का फंक्शन क्योंकि कैटलिस्ट की तरह है, दैट्स वाई ही इज़ मोर रिएक्टिव, क्योंकि कैटलिस्ट आर ऑलवेज वेरी रिएक्टिव. तो अभी जब RNA कैटेलाइज कर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो वेरी रिएक्टिव एंड दैट्स वाई इट इज़ अनस्टेबल, क्योंकि जो चीज़ रिएक्टिव होगी वो कभी भी स्टेबल तो नहीं होगी. So it was concluded that DNA has evolved from RNA with certain chemical modifications so that it become more stable. And DNA, because it was a double standard, or you can say it is a double standard structure, so and it because it is double standard structure, it has complementary strands. So further they resist the change by evolving a process ऑफ रिपेयर. तो अभी आप देख सकते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर सामने आपको दिख रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरह से होता है. तो इसका भी एक बेनिफिट होता है क्योंकि अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है. तो ये कुछ किसी भी तरह से करके जो सडन चेंजेस होते हैं उनको रेजिस्ट करते हैं और ये प्रूफ रीड कर लेते हैं. दैट मीन्स अपने को सेल्फ करेक्शन मेथड से ये अपने को करेक्ट कर लेते हैं, एनी प्रोसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस जो सडनली आ जाते हैं उनसे बच जाते हैं. तो दैट मीन्स दे आर क्वाइट स्टेबल. एंड व्हेन वॉटसन एंड क्रिक हैज़ गिवन दिस डबल स्टैंडर्ड मॉडल, आप सभी जानते हैं कि वॉटसन क्रिक ने ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया था. एंड सेम टाइम ही हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड द थियरी ऑफ रेप्लिकेशन. उन्होंने ये भी कहा कि जो डीएनएज हैं ये रेप्लिकेट होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहते, दे रेप्लिकेट. रेप्लिकेट का मतलब ये अपने जैसे ही दूसरे डीएनएज बनाते हैं. एंड हेयर द डायग्राम विच इज़ इन ऑन योर स्क्रीन what is depicted, ये आपको बता रहा है कि दिस इज़ द ओरिजिनल डीएनए और यू कैन से पेरेंट डीएनए. देन ये अनवाइंड हुआ, ये ऐसे करके अनवाइंड हुआ, तो दिस इज़ कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो एक ओपन हो गया दैट इज़ कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. एंड इसी टेम्पलेट को देख करके सेकेंड स्ट्रैंड जो इसके साथ साथ डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड डॉटर स्ट्रैंड. यू कैन कॉल देम डॉटर स्ट्रैंड. तो वन इज़ टेम्पलेट स्ट्रैंड and it is for complementary synthesis. क्यों? क्योंकि you have studied that suppose this is the DNA structure and यहाँ पर ये सारे बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर लगे होते हैं, थाइमीन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे करके सारे लगे होते हैं. तो जो सेकेंड इस टेम्पलेट के साथ जो सेकंड डॉटर टेम्पलेट डेवलप हो रहा है, तो ए के साथ में उसको पता है कि अटैच होना टी को, तो ये टी इज़ देयर, इधर जी था तो इधर सी इज़ देयर. तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो आते जाते हैं दोनों स्टैंड के साथ में. तो ही सेड दैट इन द डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव बीन वन इज़ अ पेरेंटल एंड वन इज़ अ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड. तो उसने कहा कि दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. इन द डायग्राम यू कैन सी the strand which is given in the color red color, it is parental strand, or you can say parental strand, you can say parental strand. This red color strand is parental strand and it has certain base pair, it you can say adenine, thymine, guanine, cytosine, you can see it. And then there is a purple color strand, ये वाला, this is called daughter strand, or you can say complementary. that means इसको देखकर बन रहा है. सपोज अभी रेड वाले पर अगर सपोज कर लो ये रेड है तो यहाँ पर बेस पेयर एडेनिन है, तो जो पर्पल वाला डेवलप करेगा इट हैज़ बेस पेयर थाइमीन, बिकॉज एडेनिन के साथ थाइमीन की पेयरिंग होती है तो यहाँ पर थाइमीन आएगा. देन रेड इज सपोज इट इज़ अ साइटोसिन, देन पर्पल कलर स्टैंड हैज़ गुआनिन. तो लाइक दैट ये पेयरिंग जो है वो बीच में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होती जाती है. तो न्यू जो स्टैंड सिंथेसाइज होता है इट इज़ ऑल्सो वेरी करेक्ट. एंड इसको प्रूव करने के लिए अब क्योंकि कोई भी चीज़ साइंस में बोली जाएगी तो यू हैव टू गिव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑल्सो. ठीक है, ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर लेता आपकी बात को.
So now it is proven that DNA replicates semi-conservatively. What do you mean by semi-conservative? Semi-conservative means semi means half, conservative means conserve कर रहा है. तो वो half तो parental strand रह रहा है as it is, and half जो है वो new strand develop हो रहा है साथ साथ parallel उसके. तो it is now proven that DNA replicates semi-conservatively, and it was shown first in Escherichia coli. Escherichia coli is a bacterium. We all know that experimental bacterium, and later on in higher organism also it was proven, plants and humans, etc. So Matthew Michelson and Franklin Stahl, these are the two biologists, and in short we can call them their surnames only, Michelson and Stahl. तो Michelson and Stahl ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट अगेन ऑन द बैक्टीरियम ई कोलाई. What he wanted to prove? He wanted to prove that DNA is a DNA replication is semi-conservative mode. To prove the DNA replicates in semi-conservative mode, Michelson and Stahl जो है performed a experiment on E. coli. That means Escherichia coli पे उन्होंने एक experiment किया, and for that you have to remember few things. One is NH4Cl, सभी लोग जानते हैं अमोनियम क्लोराइड, एंड हेयर ही यूज आइसोटोप्स. आपको पता नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं दो, N14 एंड N15. तो फर्स्ट ही यूज N15, एंड N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, एंड अगेन ही यूज इन द सेम एक्सपेरिमेंट N14. तो उसने 2 टाइम्स यूज़ किया था. वन इज़ N15 एंड अनदर इज़ N14. नाइट्रोजन लिया था उसने अमोनियम क्लोराइड के अंदर. एंड वाई ही यूज्ड NH4Cl? बिकॉज ही ग्रीव दैट बैक्टीरिया into NH4Cl medium. This is NH4Cl medium and this is 15 N15. तो यहाँ पर उसने इसको लिया एज अ सोर्स फॉर मैनी जनरेशन्स. बैक्टीरिया की बहुत सारी जनरेशन्स उसने यहाँ पर ग्रो कराई. तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि जो N15 है इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA इनटू द बैक्टीरियल DNA, क्योंकि अब बैक्टीरिया इसी में ग्रो कर रहे हैं, इसी को ले रहे हैं एज अ सप्लीमेंट. तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो ये जा रहा है N15 वाला जा रहा है, तो उनके जो न्यूली सिंथेसाइज DNA होंगे उनके अंदर क्या होगा, यही वाला DNA जो जाएगा, मतलब यही वाला नाइट्रोजन जाएगा. तो synthesize DNA and as well as another nitrogen containing compound which are present into the bacterium. So this heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA. अब हमने इसको क्यों N15 क्यों ले लिया था? क्योंकि इसको हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था कि सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है. तो इट इज़ कॉल्ड हैवी DNA मॉलिक्यूल. तो इसको नॉर्मल DNA से हम कैसे पता कर पाएंगे? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड, CsCCl, इनके साथ में इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया. मतलब इसमें जनरेशन्स तक NH4Cl मीडियम में बहुत सारे इन्होंने ई कोलाइज ग्रो किए, एंड आफ्टर देन सेंट्रीफ्यूज देम. आई टोल्ड यू सेंट्रीफ्यूज इज़ अ डिवाइस लाइक मिक्सी. उसमें आप डालेंगे, उसको रोटेट करेंगे तो ये सब ब्रेक हो जाएंगे. तो सो दैट वी सेंट्रीफ्यूज देम, सो दैट वी जस्ट ब्रेक ऑल दीज बैक्टीरियल सेल्स. एंड क्योंकि अब कोई इसमें रेडियो एक्टिविटी तो थी नहीं नाइट्रोजन में, ओनली डेंसिटी का डिफरेंस था. तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जो है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन हमने यूज़ किया, सो दैट नाइट्रोजन 15 वाले जो बैक्टीरियम डेवलप हुए दे कैन बी सेपरेटेड ईजिली फ्रॉम द नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड विच इज़ N14. तो N14 से, ये वाले से जो नॉर्मल ग्रो कर रहे थे, उनसे डिफरेंट अलग कैसे करोगे? जब आप डेंसिटी उसमें करोगे ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वो सेटल डाउन हो जाएंगे. हाई डेंसिटी के नीचे आ जाएंगे बॉटम पे, और जो लोअर डेंसिटी है वो ऊपर हो जाएगी. देन फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि वन टाइम तो ही हैज़ ग्रोन दिस ऑन द मीडियम NH4 क्लोराइड, दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड हैविंग आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15. नाउ अगेन उसने क्या किया ग्रो, अगेन उसने एक ट्रे लिया और उसमें अब उसने नॉर्मल वाला ले लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एंड इट हैज़ 14 नाइट्रोजन 14 था ये इसके अंदर. तो दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल, दैट मीन्स ये नॉर्मल है NH4Cl जिसमें कि नाइट्रोजन 14 आइसोटोप से, इट इज़ नॉर्मल, एंड टुक सैम्पल एट वेरीज डेफिनेट टाइम इंटरवल्स एज सुन एज सेल मल्टीप्लाइज. तो अब इसमें बैक्टीरियम है, ग्रो कर रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग सिमिलरली एंड यूजिंग दिस NH4Cl एज अ सोर्स. तो एंड देन अगेन ही एक्सट्रैक्टेड द DNA, जैसे उसने वैसे किया था ना सेंट्रीफ्यूज, लाइक दैट सेपरेट किया उसने DNA को सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का, और उसने डेंसिटीज़ को मेज़र किया. सो उसने कुछ चीज़ें उसके अंदर जो है ऑब्जर्व की. उसने जो चीज़ें ऑब्जर्व की विच आर गिवन हेयर इन दिस डायग्राम. This diagram you can easily see. Suppose first he have taken N15 as a
source, तो उसने N15 ले लिया as a source. This is N15. तो here you can see red color of DNA. Both strands are made up of N15 like that. ये मैं शार्ट साथ में आपको बना रही हूँ. ये भी N15 था और ये वाला भी N15 था. दोनों स्टैंड्स जो थे वो N15 थे. देन आफ्टर 20 मिनट्स. अब 20 मिनट्स क्यों लिखा है? बिकॉज यूजुअली Escherichia coli डिवाइड्स आफ्टर 20 मिनट्स. तो जो कल्चर मीडियम लिया, दैट मीन्स द DNA दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर one generation after transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes. E. coli divides in each every 20 minutes, had a hybrid intermediate density. तो यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद अभी उसने जब देखा उसको डीएनएज को, तो ही फाउंड दैट दे हैव हाइब्रिड डीएनएज. अब हाइब्रिड डीएनएज क्यों? क्योंकि इसने अब N14 में डाला हुआ था इनको, तो N14 में जब डालेंगे तो एक स्टैंड जो है इसका वो कैसा हो जाएगा? N15, और एक स्टैंड हो जाएगा आपका N14, बिकॉज नाउ इट इज़ N14 मीडियम. तो N14 को भी तो इनकॉर्पोरेट करेगा अपने अंदर ये, तो ये हाइब्रिड डीएनए हो जाएगा. देन अगेन अगर आप सेम रखते हो, दैट मीन्स N14 ही रखते हो, तो व्हाट विल हैपन टू दिस इज़ दैट अब देखो यहाँ पर ये वाला जो रेड है इसके साथ में एक स्टैंड डेवलप होगा. अभी ये रेड वाला 15 था, तो इसके साथ में मैं सपोज पर्पल से दिखा रही हूँ, तो ये स्टैंड डेवलप होगा बिकॉज इट इज़ डेवलपिंग इन N14 मीडियम. तो ये कितना होगा? ये 14 होगा. तो दैट मीन्स हाइब्रिड हो गया 15 एंड 14, एंड अगेन 14 में ही डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसके साथ भी डेवलप होगा, ये भी N14 होगा. तो वन इज़ 14-14, वन इज़ 14-15. दैट मीन्स वन इज़ हाइब्रिड एंड अनदर इज़ नॉर्मल. तो इन दिस वे ही प्रूव्ड दैट DNA replicates in a semi-conservative mode. By the help of example, you can see it here. And basic thing which you have to keep in mind, students, that कि विच स्टैंड ऑफ DNA, वो जो स्टैंड जिस मीडियम में डालोगे, सपोज आप 15 मीडियम में आप इसको डाल रहे हो, तो बोथ द स्टैंड्स आर N15. ये वाला भी N15 है और ये वाला भी N15 है. नाउ यू चेंज द थिंग, मतलब अब आपने इसको N14 में डाला है. आई एम यूजिंग ब्लैक कलर. N14 में आपने डाला है. नाउ व्हाट विल हैपन हेयर? ये दोनों स्टैंड तो हैं ऐसे करके मैंने बड़े कर दिए सो दैट यू कैन सी, एंड दोनों N15 है एज आई टोल्ड यू. अभी मैंने ऊपर आपको बना के बताया N15. नाउ यू यूज़ द N14. ये भी आप N14 मीडियम में डाल रहे हैं ना, ये मैंने अलग कर दिया. तो अब N14 वाला चीज़ों को लेकर के वो ग्रो करेगा नाइट्रोजन. तो यहाँ पर जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डेवलप होगा, इट हैज़ N14, और इधर इसका कॉम्प्लीमेंट्री डेवलप होगा, इट ऑल्सो हैव N14. तो नाउ यू कैन सी इट इज़ अ हाइब्रिड कंडीशन. दिस इज़ 15, दिस इज़ 14, दिस इज़ 14, दिस इज़ 15. तो दिस इज़ अ कंडीशन विच इज़ अ हाइब्रिड कंडीशन. तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन रिमेंबर. और सपोज अभी एक जनरेशन और आ जाएगी, अगर N14 में ही आप इसको डाल करके रखोगे, तो व्हाट विल हैपन? आई जस्ट रिमूव ऑल दिस एंड अनदर जनरेशन आई एम गोइंग टू शो यू, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन इज सिंपल, यू अंडरस्टैंड इट. तो इन दिस आगे एक स्टेप हम इसको आगे ले लेंगे आफ्टर 40 मिनट्स. यू कैन सी अभी 20 मिनट्स के बाद आपने देखा, तो अभी इसी वाले फ्रेगमेंट से मैं लेकर आपको बता रही हूँ. एज वी हैव ड्रॉ इट हेयर दैट दिस इज़ 14, हमने यहाँ पर 14 दिया हुआ है, और दिस इज़ अ वन स्टैंड एंड अनदर इज़ अ पिंक स्टैंड हमने लिया था. एक 15 लिया था और एक 14 लिया था पीछे. एंड नाउ आप अगेन फिर से इसको भी NH4Cl में ही ग्रो करा रहे हैं. देन व्हाट विल हैपन? अनदर वन स्टैंड डेवलप्स हियर एंड वन स्टैंड डेवलप्स हियर. तो 14 में ही है, तो दिस इज़ 14 एंड दिस इज़ ऑल्सो 14, क्योंकि 14 में ही है. तो दिस इज़ वन इज़ हाइब्रिड 14-15 एंड वन इज़ 14-14. तो दिस इज़ नॉर्मल. आपको लग रहा है ना 14-14 दोनों ही आ गए. तो सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या हुआ? सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि व्हेन एवर DNA स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि DNA स्टैंड ऐसे होता है, बाइंड होता है. व्हेन इट हैज़ टू रेप्लिकेट, इट स्टार्ट्स ओपन. ये ऐसे ओपन हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है, ऐसे खुल जाएगा ना, पूरा बंधा तो नहीं रहेगा, ये स्टैंड्स ओपन हो जाते हैं. दीज आर द यू कैन से पेरेंटल स्टैंड्स. एंड पेरेंटल स्टैंड जब ये ओपन हो गए, तो इनमें ऑब्वियसली कुछ हमारे पास नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं. फॉर एग्जांपल TAG वॉट कुछ भी आप कह सकते हो लगे होते हैं. तो जब भी न्यू DNA सिंथेसाइज होना स्टैंड स्टार्ट होता है,
तो ये यहाँ से इन्हीं टेम्पलेट्स को देखकर उसके साथ साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर इधर ए होगा तो यहाँ पर ये टेस्ट आएगा, इधर जी होगा तो इधर सी आएगा, तो ये स्टैंड डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि आप ये देख सकते हो इसमें कि वन इज़ पेरेंटल एंड वन इज़ न्यूली सिंथेसाइज। तो जब अब ये नया बनेगा बाहर पूरा कंप्लीट होके, तो इट लुक्स लाइक दैट, ऐसे होगा ये। ठीक है, ये ब्लैक कलर वाला पेरेंटल हो गया और ये वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो गया, तो इट लुक्स लाइक दैट। तो इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मोड, लाइक हाफ इट प्रिजर्व फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हाफ इट न्यूली synthesize itself. So this is all about the experimental proof which was given by the Matthew Michelson and Franklin Stahl to show, or you can say to prove, that DNA replication is semi-conservative mode. And how it replicates we will discuss is into the next lecture, that how DNA replicates.